Hello, प्यारे बच्चों. How are you today? Today's we are going to learn our second chapter, and that part is second part of this chapter. And हम आज चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव. सूक्ष्म जीव हमें कैसे प्रभावित करते हैं. सूक्ष्म जीव का मतलब होता है बहुत छोटे ऐसे जीव होते हैं, और प्रभावित का मतलब है कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और किसे हमें पहुंचाते हैं, मानव जीवन को पहुंचाते हैं. और जो छोटे और बड़े जो जीव हैं, सभी इस पृथ्वी पर जो जीव हैं, सभी को ये सूक्ष्म जीव है ना नुकसान पहुंचाते हैं. कुछ जीव होते हैं जो लाभदायक भी होते हैं, और कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं. तो आइए आज हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे इन दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क कमेंट बॉक्स. यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, इन सवालों को. और आप हमसे जुड़े रह सकते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. और यदि आप लोग भी स्पोकन सीखना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब आवर ज्ञान विद्याकुल यूट्यूब चैनल. और इस पे लगभग हम 1500 प्लस फॉर्मूले लेकर आएंगे, जो कि स्पोकन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अगर आप उनको 1500 प्लस को अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हैं ना, डेफिनेटली आई कैन से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं. बट सॉरी, मेहनत तो करनी पड़ेगी. बिना मेहनत के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है ना. हमें मेहनत तो करनी होगी. चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में. सूक्ष्म जीव. सूक्ष्म जीव हमारे आसपास हमारे हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. क्या हमें अन्य स्थानों पर भी सूक्ष्म जीव मिलते हैं? आइए इस पर चर्चा करें. क्या आपने कभी नींबू, टमाटर, संतरा, किसी अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ समय के लिए बाहर रखने के बाद सड़ते हुए देखा है? हुँ? बताओ, क्या आपने उन्हें सड़ते हुए देखा है? यदि हाँ, तो आपने उन पर पाउडर या रुई जैसी, जैसे कि इस पे दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है ना? ये पाउडर या रुई जैसा दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, है ना? ऊपर-ऊपर से रुई जैसे फंगस आ जाते हैं ना? जैसी वृद्धि देखी होगी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो गए हैं. सूक्ष्म जीवों से संक्रमित का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों ने उन्हें जकड़ लिया है. लेकिन ये सूक्ष्म जीव कहाँ से आए? वे भोजन के संपर्क में कैसे आए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव सर्वत्र पाए जाते हैं. जल में, मृदा में, वायु में, यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थों में भी सूक्ष्म जीव होते हैं. ठीक है ना. ये जो सूक्ष्म जीव है हर जगह अपने को मिलते हैं. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे सूक्ष्म जीव अपने को दिखाई नहीं दे. हर जगह अपने को सूक्ष्म जीव होते हैं. हाँ, ये बात अलग है कि वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफी सूक्ष्म होते हैं. नाम ही है सूक्ष्म. सूक्ष्म माने अति छोटा, बहुत छोटा, ठीक है ना, तो इसीलिए वो दिखाई नहीं देते हैं. अब ये दीदी पूछ रही है, क्या पूछ रही है, कि परंतु सूक्ष्म जीव आचार और मुरब्बे को संक्रमित क्यों नहीं करते, ये तो बताओ. भाई आचार और मुरब्बा तो काफी सालों से रखा रहता है, उस पर सूक्ष्म जीव क्यों नहीं आता, उसको प्रभावित क्यों नहीं करता? आखिरकार वहाँ क्या टेंशन है, वहाँ क्यों नहीं आते? लो तो लो, अब भाई बताएगा, मेरा बड़ा भाई. क्योंकि आप इनमें नमक या चीनी के साथ कई मसाले मिलाते हैं जो परिरक्षक मानी प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं. नमक चीनी की अधिक मात्रा जीवाणुओं को पनपने नहीं देती. नमक हो गया, चीनी हो गया, और शुद्ध तेल मानी शुद्ध तेल को गर्म करके उसमें से मॉइस्चर उड़ा के अगर वो भी डाल दें अचार के अंदर, वो डाला जाता है जिससे कि सूक्ष्म जीव क्या नहीं करते, वायु के संपर्क में नहीं आते हैं. और जब वायु के संपर्क में आएंगे ही नहीं तो आपको पता है कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी, ठीक है. आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पत्तियों, तनों, जड़ों और अन्य किसी भी भाग की सतह पर इन्हें देख सकते हैं.
पौधों और जंतुओं की भांति ये सूक्ष्म जीव भी अत्यधिक अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इनमें से कुछ कुछ इनमें से कुछ चरम जलवायु चरम जलवायु परिस्थितियों, जैसे मैं कहूँ ठंडे हो गया, जैसे गर्म पानी के झरनों और बर्फीले क्षेत्रों, और साथ ही साधारण औसतन तापमान में भी पाए जा सकते हैं पाए जा सकते हैं। आप जानते हैं इनमें से कुछ जीव हमारे शरीर में रहते हैं, बिल्कुल अपने शरीर के अंदर भी रहता है। आंत में भी रहता है। आपने कक्षा 7 की पुस्तक जिज्ञासा के अध्ययन के अध्याय जंतुओं में जीव प्रक्रम में पढ़ा होगा कि हमारी आंत में अनेक जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। पौधों और जंतुओं की भांति सूक्ष्म जीव आकार, आमाप और संरचना में भी भिन्न होते हैं। अलग अलग होते हैं इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तालिका 2.1 में और 2.2 में आपने विभिन्न आकृतियों के सूक्ष्म जीवों को देखा होगा, जैसे गोलाकार, छटाकार और अनियमित। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे दैनिक जीवन में क्या भूमिका निभाती है, वे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में कैसे सहायता करते हैं, आइए आगे इसे देखते हैं। पर्यावरण स्वच्छता में महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो ये जो कचरा है ना, ये बिल्कुल भी नहीं सड़ता, और पृथ्वी पर जहाँ देखे वहीं पे कचरा ही कचरा होता। इसीलिए तो कहते हैं सूक्ष्म जीव काम के भी होते हैं और बिना काम के भी होते हैं, है ना, बेकार भी होते हैं। आइए आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास करें, और क्रियाकलाप हम लेंगे आपका 2.7 लेंगे। एक खाली पात्र लीजिए। पात्र का मतलब कोई भी बर्तन ले लीजिए, खाली वाला कोई भी पात्र आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और उसे उद्यान की मृदा, उद्यान का मतलब होता है बगीचा, है ना, तो बगीचे की मृदा से आधा भर लीजिए, ठीक है। बगीचे की मृदा से क्या भर लीजिए, आधा। पात्र में फलों और सब्जियों के कुछ छिलके डालिए, ठीक है। जो फल और सब्जियां हैं जो अपने घर के अंदर रोज आती है बनने के लिए, खाने के लिए, उनके छिलके उसमें डालें। इसके पश्चात उस पर मृदा की एक परत और बिछा दीजिए। उस पर मृदा की क्या कर दीजिए, एक और परत बिछा दीजिए, ठीक है ना। एक और क्या कर दीजिए, परत बिछा दीजिए। आइए 2-3 सप्ताह पश्चात इसमें परिवर्तन का अवलोकन कीजिए। क्या आपको पात्र में रखी सामग्री में कोई अंतर दिखाई देता है? आप पाएंगे कि फलों और सब्जियों के छिलके गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित हो गए, और यह एक प्रकार की खाद है। क्या है? एक प्रकार की खाद जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मिट्टी की उर्वरकता, उर्वरकता का मतलब है उपजाऊ बढ़ाने में सहायक होती है। परंतु फलों और सब्जियों के छिलके खाद में कैसे परिवर्तित हो गए, ये कमाल है अपने सूक्ष्म जीवों का। तो सब्जियों के छिलके खाद में कैसे परिवर्तित हो गए? आपने देखा है कि मिट्टी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। मिट्टी में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कवक हो गया, कवक जीवाणु हो गया, कवक जीवाणु और पादप अपशिष्ट पर क्रिया करते हैं। कवक और जीवाणु जो है पादप अपशिष्ट पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। धीरे धीरे उनमें से उसे सरल पोषक तत्वों मानी भरपूर खाद में परिवर्तित कर देते हैं। आपने विद्यालय में या अपने आसपास के खेतों में माली को सूखे पत्तों और पादप अपशिष्ट को एकत्रित गड्ढों गड्ढों में डालते देखा होगा।
क्या आप समझ गए हैं कि क्या आप समझ गए हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं? वे ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा प्राकृतिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक खाद बनाने के लिए किया जाता है। हमारी वैज्ञानिक परंपरा, प्राचीन भारतीय ग्रंथों विशेषकर वेदों में कृमि शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ है विभिन्न सूक्ष्म जीव। इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों विद्यमान होते हैं। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में से उनके लाभकारी लाभकारी हानिकारक प्रभावों का उल्लेख है। अथर्ववेद में भी कृमि का उल्लेख है। कृमि का मतलब एक फीता कृमि होता है, सूक्ष्म जीव होता है। यदि आप अपने आसपास ध्यानपूर्वक देखें तो आपको अपशयित होते पौधे और पात्रों में भंडारित अथवा उद्यान में गिरी पत्तियां दिखाई दे सकती हैं, जो कुछ समय पश्चात विघटित होकर लुप्त हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म जीव गिरी हुई पत्तियों के जटिल खाद्य पोषकों में से वृद्धि अपेक्षाकृत लाल रंग सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह प्रक्रिया विघटन कहलाती है। ये पोषक तत्व मिट्टी में वापस चले जाते हैं एवं पौधों के उत्तम विकास में सहायता करते हैं। सूक्ष्म जीव मृत जंतुओं के शरीर को भी विघटित करते हैं। अतः सूक्ष्म जीव अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को प्रकृति को वापस लौटाने में सहायता करते हैं। खाद का निर्माण इष्टतम तापमान और उचित नमी के स्तर पर होता है। क्या यह रोचक नहीं है? अब तक अब अब तक आप समझ गए होंगे कि जीवाणुओं और कुछ कवक सूक्ष्म जीवों के सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे उपयोगी जीवाणु गोबर जैसे जंतु अपशिष्ट को भी विघटित कर सकते हैं? विघटित का मतलब समझते हो, नष्ट कर सकते हैं, उनको खा खा कर खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2.7 में हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जीव न तो केवल पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं अपितु अपशिष्ट को भी क्या कर सकते हैं, विघटित करके हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। अपशिष्ट का मतलब होता है कचरा जो किसी काम का नहीं है, ठीक है, उसको क्या बना देते हैं, वो स्वच्छ करके खाद में परिवर्तित करते हैं। अब विचार करें कि पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव न होते तो क्या होता। अगर पूरी पृथ्वी पर सूक्ष्म जीव न होता तो पूरे संसार में कचरा ही कचरा हो जाता। ठीक है, क्योंकि इतना कचरा उत्पादन हो रहा ना, अगर ये नष्ट नहीं होता तो क्या होता। इतने पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, अपशिष्ट हो रहा है, मलमूत्र हो रहा है, ठीक है, ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी पृथ्वी अभी तक कचरे से भर गई होती। आगे आ गया है एक सोपान ऊपर, मतलब बायोगैस के स्रोत के रूप में सूक्ष्म जीव। आपको पता है कि आजकल बायोगैस प्लांट काफी लोग लगा रहे हैं और वहां से बायोगैस मतलब मीथेन गैस उत्पादित करके अपने घरों के अंदर यूज ले रहे हैं। जीवाणु और कवक जैसे कई सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन रहित वातावरण में निवास करते हैं और इसमें से कुछ जीवाणुओं में पर्यावरण या घरेलू अपशिष्ट जल में उपस्थित पादप और जंतु अपशिष्ट को विघटित करने की क्षमता होती है और इस प्रक्रिया के समय वे गैसों के ऐसे मिश्रण को निर्मुक्त करते हैं निर्मुक्त करते हैं जिसे बायोगैस कहते हैं। मुख्यतः मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा उच्च अनुपात में एक अन्य गैस मीथेन से मिलकर बनता है और इस गैस का उपयोग खाना पकाने, ताप, बिजली, मानी मीथेन मीथेन गैस की बात करें CH4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है,
CH4 होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH4 होता है, तो मतलब ऐसे दिखता है CH और यहाँ पे नीचे होता है 4। ये मीथेन का फॉर्मूला है। ये अपनी जो गैस आती है ना, उसके अंदर भी यही रहता है। ठीक है, आगे चलिए। इस गैस का उपयोग खाना पकाने, ताप, बिजली उत्पादन आदि में, यहाँ तक कि वाहन चलाने के लिए भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अब आ गए अपने वैज्ञानिक से परिचय। वैज्ञानिकों के बारे में भी हमें परिचय जानना पड़ेगा। आनंद मोहन चक्रवर्ती वैज्ञानिक है अपने, आनंद मोहन चक्रवर्ती। 1938 से 2020 में इनका 1938 में इनका जन्म हुआ था, तो 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवाणुओं का अध्ययन किया और वर्ष 1971 में उन्होंने एक विशेष जीवाणु विकसित किया जो तेल रिसीव को विघटित कर सकता था। यह पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकता था। इनकी खोज को वर्ष 1980 में पेटेंट किसी व्यक्ति को दिया गया एक कॉपीराइट है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी अनुमति के बिना उसके आविष्कार की नकल, उपयोग या बिक्री न कर सके। उनके शोध कार्य ने दिखाया कि प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उन्होंने विज्ञान में उनके योगदान और सूक्ष्म जीवों के योगदान द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए स्मरण स्मरण किया जाता है। आपके विचार से जीवों की सहायता से आप कौन-कौन सी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब आ गया है अपना सूक्ष्म जीव और भोजन। सूक्ष्म जीव और भोजन। सूक्ष्म जीवों की विविधता हमारे रसोई घर में कैसे सहायक होती है। आइए रसोई घर में कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। अपने पास ही हो गया, देखो कटोरा कै में गुंदा हुआ आटा है और कटोरा ख में गुंदा हुआ आटा। कै में भी गुंदा हुआ आटा है और कटोरा ख में भी गुथा हुआ गुंथा हुआ गुंधा हुआ आटा है। ठीक है, खमीर, चीनी, गर्म पानी मिलाने के पश्चात आटे का आयतन में परिवर्तन। ठीक है ना, खमीर और चीनी इसमें मिलाएंगे, फिर देखेंगे इसके आटे में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये आटा लिया गया, फिर इसके अंदर क्या मिलाया गया है, खमीर मिलाया गया है। खमीर जानते हो ना, ईस्ट बोलते हैं उसको, इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं ना। खमीर को क्या बोला जाता है, ईस्ट भी बोला जाता है। 2 कटोरे और कह लीजिए और कटोरे में, प्रत्येक कटोरे में 200 ग्राम आटा और मैदा लीजिए। इसमें से 1 चुटकी चीनी डालिए और अब कटोरा क में थोड़ा सा चूर्णित चूर्णित खमीर माने पाउडर ईस्ट डालिए और उसे आटे में अच्छी तरह से मिलाइए। कटोरा ख में खमीर न डालें और इसमें हम दोनों कटोरों में रखे पदार्थों में आए परिवर्तन की तुलना कर सकते हैं। दोनों कटोरों के आटे को गुनगुने पानी से गूंथकर नरम आटा तैयार करें। ठीक है, दोनों को गूंद लें और नरम आटा तैयार कर लें। ठीक है, आटे को एक गीले कपड़े से ढककर गर्म स्थान पर रख दें। ठीक है ना, 4-5 घंटे पश्चात दोनों कटोरों को देखिए, क्या आपने गूथे हुए आटे के अध्ययन के आयतन मानी आयतन, गंध और गठन में कोई परिवर्तन देखा। यदि नहीं तो आटे को कुछ देर और रखने दो और उसके पश्चात देखें कि कटोरा कै जिसमें खमीर मिलाया गया था, खमीर का जो ईस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, मिलाया गया था, इसमें रखा गया आटा फूल कर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और बिना खमीर वाले आटे की तुलना में उसकी गंध भिन्न होती है। ऐसा क्यों होता है? खमीर की क्या भूमिका है? अपने आटे में चीनी और गर्म पानी क्यों मिलाया? तो खमीर एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। खमीर जो है एक प्रकार का क्या है, सूक्ष्म जीव है। यह सूक्ष्म जीवों के उस वर्ग का सदस्य है जिसमें कवक
कहा जाता है। खमीर गर्म परिस्थितियों में भली भांति वृद्धि करते हैं। आपने कक्षा 7 के अध्याय जंतुओं में जैव प्रक्रम से समझा होगा। अन्य जीवों की भांति खमीर भी श्वसन करता है एवं भोजन को विघटित करने, अपनी वृद्धि और जैव प्रक्रमों के निर्वहन के लिए ऊर्जा निर्मुक्त करता है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होता है और इससे बुलबुले बनते हैं जो आटे को नरम और फुला हुआ बनाते हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान खमीर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी उत्पन्न करता है, जिससे आटे से थोड़ी अलग गंध आती है। खमीर के इस विशेष गुण का उपयोग पाव रोटी, ब्रेड, केक इत्यादि को बनाने में किया जाता है। खमीर के अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो कि अपने लैक्टोबैसिलस अपने दूध के अंदर होते हैं, है ना। इडली हो गया, इडली और डोसा, मानी डोसा, इडली डोसा बनाने के लिए भी घोल को घोल और भटूरे बनाने में के लिए भी गुथे हुए आटे के क्यूणन में सहायता करता है। क्रियाकलाप करते हैं 2.9। एक कांच के 2 छोटे कटोरे लीजिए और उन्हें क और ख के रूप में नामांकित कीजिए। कटोरा क में गुनगुना दूध और कटोरे ख में ठंडा दूध लीजिए। अब दोनों कटोरे एक-एक करके छोटा चम्मच दही डालें। चम्मच से अच्छी तरह से मिलाइए। दोनों कटोरों को ढक दीजिए। कटोरा क को गर्म स्थान पर और कटोरा ख को ठंडे स्थान पर रेफ्रिजरेटर में कुछ घंटों या पूरी रात के लिए रख दीजिए। कांच की कटोरे में रखे दूध में होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए। विभिन्न स्थितियों में दूध का उपयोग करके दही के जमने का परीक्षण किया हमने। तो दूध के रूप में होने वाले परिवर्तन, कटोरा ख, ये अपने को यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर कटोरा ख गर्म परिस्थितियों के अंदर जो है वो जल्दी से लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, जबकि ठंडे वाले में ग्रोथ नहीं करेंगे और वो दही जमेगा नहीं सही से, ठीक है। आपने देखा होगा कटोरा ख का दूध कुछ घंटों पश्चात दही में परिवर्तित हो जाता है एवं थोड़ा खट्टा हो गया है। वहीं कटोरा ख का दूध दही में परिवर्तित नहीं हुआ, परंतु हल्का खट्टा हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दही में अनेक प्रकार के जीवाणु अ, होते हैं, जिनमें से एक जो होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। वैसे तो काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेकिन एक जो होता है लैक्टोबैसिलस होता है। यह जीवाणु दूध में विद्यमान शर्करा, शर्करा का मतलब है लैक्टोज, दूध में एक शर्करा होती है जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, से भोजन प्राप्त करता है और गुणन करता है एवं दूध को किण्वनित करके दही बनाता है। ये जीवाणु अल्कोहल जैसे खमीर बनाने की अ, अपेक्षा लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जो दही को खट्टा कर देते हैं। ये जीवाणु गर्म परिस्थितियों में अच्छी तरह पनपते हैं। अतः कटोरा क में दही बनता है, परंतु कटोरा ख में नहीं बनता क्योंकि वो फ्रिज में रखा हुआ था। अब यहाँ पे देखो एक पौधा है लोबिया का। लोबिया के पौधे की मूल ग्रंथियां जिसमें राइजोबियम होता है, ये अपने चने में भी होता है ना। जो चने का पौधा होता है ना, उसके अंदर भी ऐसी ही गांठ होती हैं। क्या होती हैं? ऐसे जो चने का पौधा होता है उसमें भी ऐसी ही गांठें होती हैं। और आप जानते हैं जो चने का पौधा होता है उसके अंदर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। और यही जो बैक्टीरिया है अ, पेड़ की जड़ों में पेड़ की जड़ों में पेड़ की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। क्या काम करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। नाइट्रोजन को स्टोर करने का काम करता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। आइए हम सूक्ष्म जीवों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया और जीवाणु हो गया, ठीक है। प्रोटोजोआ तो नुकसानदायक ही होता ही है, खैर। कुछ शैवाल इत्यादि और कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम कुछ फलीदार पौधे की जड़ों में चित्र 2.12 में दर्शाया
दर्शाए अनुसार फूले हुए क्षेत्र होते हैं, जिन्हें हम ग्रंथिकाएं कहा जाता है। और कुछ फलीदार पौधे जैसे सेम का हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया की जड़ों, चना हो गया, इन सब की जड़ों के अंदर ये मूल ग्रंथियां होती है। इनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं और जीवाणु वायु से नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना, मतलब नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अवशोषण का मतलब समझते हो, स्थिरीकरण का काम करते हैं, नाइट्रोजन बनाए रखने का काम करते हैं, बाहरी वातावरण से नाइट्रोजन लेने का काम करते हैं और पौधों में देने का काम करता है। क्योंकि पौधों में विकास के लिए नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण घटक है, नाइट्रोजन एक गैस है। ठीक है ना, और उन्होंने पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं और इससे पौधों को रासायनिक उर्वरकों के बिना उत्कृष्ट रूप से वृद्धि करने में सहायता कर मिलती है। अतः किसान अन्य फसलों के साथ साथ चक्रण में फलीदार फसलें भी उगाते हैं और इनमें मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है और अगली फसलों के लिए मृदा को स्वस्थ रखती है। अद्भुत सूक्ष्म शैवाल, अद्भुत सूक्ष्म शैवाल जल में उपस्थित सूक्ष्म सहायक शैवाल, सूक्ष्म शैवाल सूक्ष्मदर्शीय पौधे जैसे जीव होते हैं जो जल, मृदा और वायु, यहाँ तक कि वृक्षों पर भी रहते हैं। ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा करते समय ये ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं एवं पृथ्वी की कुल ऑक्सीजन आपूर्ति का आधे से अधिक भाग उत्पादित करते हैं। मानी पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन उत्पन्न होती है उसमें ये जीवाणु जो भाई साहब है सबसे ज्यादा, आधे से भी ज्यादा उत्पन्न करते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और कई जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। कुछ सूक्ष्म शैवाल जैसे हो गए स्पाइरुलाइना, 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 क्लोरेला और डाइमट। ठीक है, स्पाइरुलाइना, स्पाइरुलाइना, क्लोरे क्लोरेला, डाइमट मनुष्य द्वारा स्वस्थ पूरक अथवा दवाओं के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म शैवाल जल को स्वच्छ करने में भी सहायता करते हैं एवं जैव ईंधन बनाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। यद्यपि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, विपर्यासों के नष्ट होने के से सूक्ष्म शैवालों की विविधता और प्रचुरता प्रकट होती है। पर्यावरण की रक्षा और पृथ्वी पर ऑक्सीजन संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण के लिए एक सूक्ष्म जीवों का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या आपके संज्ञान में है एक सूक्ष्म शैवाल, एक सूक्ष्म शैवाल, एक सूक्ष्म शैवाल स्पाइरुलाइना अपने स्वस्थ लाभों के कारण सुपरफूड कहलाता है, सुपरफूड कहलाता है। स्पाइरुलाइना विटामिन बी 12 का भी एक स्रोत है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसमें अल्प मात्रा में वसा और शर्करा तथा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि इसके शरीर के भार के 60% से भी अधिक होता है। वर्तमान में स्पाइरुलाइना की खेती आजीविका का एक व्यवहार्य अवसर बनती जा रही है। आप इन चरणों का पालन करके सरलता से स्पाइरुलाइना उगा सकते हैं। एक स्वच्छ कांच की टंकी को सीधे धूप से दूर किसी प्रकाशित स्थान पर रखें। टंकी को छायादार जाल से ढक दें और टैंक को मध्यम ताप वाले स्थान पर रख दीजिए। टंकी को तालाब के जल से भरिए, तालाब का जो जल है उससे भरिए। तालाब से एकत्रित जीवित स्पाइरुलाइना टंकी में डालिए। स्पाइरुलाइना क्या डालिए, टंकी में डालिए। ठीक है, आवर्धनशील
आवर्धनशील स्पाइरुलाइना को सप्ताह में 2 बार हिलाइए। सप्ताह में कितनी बार हिलाइए? 2 बार हिलाइए। 3 से 6 सप्ताह पश्चात स्पाइरुलाइना को एक महीन कपड़े से छानकर टैंक से निकाला जा सकता है। खाद्य सुरक्षा और आजीविका विकास सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म शैवाल का संरक्षण एक उत्कृष्ट विधि है। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई क्यों कहा जाता है? जो हमारे शरीर के अंदर करोड़ों कोशिकाएं हैं, प्रत्येक भाग में कोशिकाएं हैं। अगर हम शरीर की बात करें, आपको पता है सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिकाओं से मिलकर बनता है कोई भी ऊतक, ऊतकों से मिलकर बनता है अंग, और अंगों से मिलकर बनता है अपना शरीर। तो कोशिका को ही मूलभूत इकाई क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और क्या ख्याल है आप सभी का इसके बारे में, आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई क्वेरी है तो आप लोग वो भी हमें डाल दीजिए। सभी सजीवों का शरीर छोटे छोटे खंडों से बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। और एक कोशिका में भिन्न भिन्न घटक होते हैं जो जीवों को भिन्न कार्य करने में सहायता करते हैं। पौधों एवं जंतुओं के शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है, ठीक है ना। अपनी पृथ्वी पर 2 ही प्रकार के जीव है, एक तो एक कोशिकीय जीव है और एक है बहुकोशिकीय जीव है। जितने भी बड़े बड़े आपको जीव दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। जैसे मानव हो गया, पशु हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है। और बड़े बड़े जीव जंतु जितने भी दिख रहे हैं वो सब बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं वैयक्तिक रूप से विशिष्ट कार्य करती है, परंतु उत्तरजीविता की संभावना बढ़ाने के लिए एक दूसरे का साथ संयोग भी करती है। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ केवल एक कोशिका से बने होते हैं। जीवाणु और प्रोटोजोआ है जो है केवल किससे बना होता है? एक कोशिका से बने होते हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। माने जो एक कोशिका से बनते हैं प्यारे बच्चों, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ये आपके उत्तरजीविता के लिए सभी आवश्यक कार्य करने की एक ही कोशिका में संपन्न करते हैं। अन्य सूक्ष्म जीव जैसे शैवाल, कवक एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। शैवाल और कवक हैं तो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट हो गया, ईस्ट 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 जिसे खमीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे खमीर भी कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव कवक एवं फफूंदी एक बहुकोशिकीय कवक है। एक क्या है? बहुकोशिकीय कवक है, ठीक है। ईस्ट का तो मैंने कहा है कि ये खमीर भी है ना। फफूंदी तो ये अपने होते हैं ना काई, वो है जो बहुकोशिकीय है। जंतु और पादप कोशिकाओं की भांति सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं भी एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। और कवक की कोशिकाओं में झिल्ली के अतिरिक्त एक कोशिका भित्ति भी होती है, परंतु इसमें हरित लवक नहीं होते हैं। हरित लवक नहीं होते हैं, अतः वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जिनमें हरित लवक होता है वे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। लेकिन जिनमें हरित लवक उपस्थित नहीं है वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे हम मानव हो गए, क्या अपना भोजन खुद बना लेते हैं? नहीं। हमें इस प्रकृति से खाना मिलता है। मैं कहूँ कि पेड़ पौधे से हमें खाना मिलता है। जैसे कुछ भी चीज खा रहे हो आप, सब लोग पेड़ पौधे से ही मिलकर बना होता है, पेड़ पौधे से ही आया हुआ उत्पाद होता है, ठीक है। या जंतुओं से मिलता है, जैसे जंतुओं का अगर हम कहें दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, है ना,
और इससे बनने वाले डेयरी प्रोडक्ट जितने भी हो गए वो सब पशुओं से आते हैं। मीट हो गया, ठीक है, अंडे हो गए, ये सब पशुओं के हैं। और अगर हम रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो रोटी खा रहे हैं ये भी पेड़ पौधों से आई हुई है, पौधों से। रोटी किससे बन रही है? गेहूं से, बाजरे से, मक्के से, इनसे रोटी बन के आ रही है। तो ये क्या है? ये पौधे ही हैं, पौधे से मिलकर आया, पौधों का एक फल है। और वो जो बीज है उसी को हम पीस कर खा रहे हैं, है कि नहीं? जबकि जो पादप है, क्या पादप कहीं जाता है किसी को खाने के लिए? नहीं। कुछ एक पादप हैं जो कीट भक्षी होते हैं, कुछ एक है, ज्यादा नहीं है, 2-4 पादप होंगे ऐसे जो कीट भक्षी होते हैं। अदरवाइज जितने भी हैं, प्रकृति से ही अपना भोजन लेते हैं, अपना भोजन खुद अपने आप में बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेते तो प्रकृति से ही है, लेकिन किसी पेड़ पौधे से नहीं लेते। ओके। और चलें आगे। जीवाणु में एक सुस्पष्ट केंद्रक और केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। माने जो जीवाणु होते हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है, उनकी जो कोशिका उनमें केंद्रक नहीं होता है, और केंद्र की झिल्ली भी नहीं होती है। उनके स्थान पर उसमें केंद्रिकाभ होता है, केंद्रिकाभ होता है। और ये विशेषता उन्हें खमीर, ईस्ट, जो खमीर है उसका दूसरा नाम ही ईस्ट है, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, पौधे और जंतुओं की कोशिकाओं से अलग करते हैं। हमने यहाँ केवल सूक्ष्म मूलभूत कोशिका संरचनाओं पर ही विचार किया है। कोशिकाओं में अन्य घटक भी होते हैं, इनके विषय में आप उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। कोशिकीय घटकों को देखने के लिए, कोशिकीय घटकों को देखने के लिए उच्च आवर्धन वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उच्च आवर्धन का मतलब है जो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करने वाले सूक्ष्मदर्शी हैं, उनकी आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कोशिका को लगभग 10 लाख गुना 10 लाख गुना आवर्धित कर देता है। मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, जो इलेक्ट्रॉन को देखने के काम आती है, वो एक छोटे से भाग को 10 लाख गुना बढ़ा करके दिखा देती है। तभी हम छोटी सी चीजों को अच्छे से देख पाते हैं। इनमें हम कोशिका में विद्यमान अधिक संरचना देख सकते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि सूक्ष्म जीवों सहित सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इनकी कोशिकाएं आमाप, आकार, संरचना भिन्न होती है। पादप और जंतु कोशिकाओं में भी कुछ भिन्नताएं होती हैं, और इन भिन्नताओं को समझने के लिए हमें यह जानने में सहायता मिलती है कि ये जीव किस प्रकार भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। इस अध्याय में हमने लाभकारी सूक्ष्म जीवों के विषय में भी सीखा। यद्यपि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो पौधे एवं मनुष्य सहित सभी जंतुओं में रोग का कारण बनते हैं, मतलब नुकसान भी पहुंचाते हैं। हम अगले अध्याय में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न रोगों के विषय में जानेंगे। जो अगला अध्याय है अपना तीसरा, उसके अंदर कौन कौन से जो रोग हैं वो उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। स्मरणीय बिंदु, ठीक है ना, अपने को क्या याद करने हैं, स्मरणीय लर्न करने हैं कि सूक्ष्म जीव छोटे आकार के जीव होते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के वातावरण में, यहाँ तक कि पौधे एवं जंतुओं के शरीर में भी रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु और प्रोटोजोआ, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, और प्रोटोजोआ तो इंग्लिश वर्ड ही है। एक कोशिकीय होते हैं। एक कवक एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। जो कवक है, फंगस है, वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जबकि पादप और जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। मतलब पादप और जंतु मतलब मानव हो गया कि जितने भी जंतु हो गए सब बहुकोशिकीय होते हैं, पादप भी बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, या फिर हम कहें कि कोशिका मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई है। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और एक कोशिका में भिन्न भिन्न घटक होते हैं जो जीवों को उनके कार्यों को संपन्न करने एवं
जीवित रहने में सहायता करते हैं। एक सामान्य कोशिका एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, जो कोशिका द्रव्य से भी भरी होती है, और इसमें एक केंद्रक होता है अथवा कवक और जीवाणु। कवक और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। जीवाणु में एक स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। क्या है? जीवाणु में एक स्पष्ट केंद्रक का क्या रहता है? अभाव रहता है, स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। कोशिकाएं आकार और आमाप में भिन्न होती हैं। उनका आकार उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित होते हैं। जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ भिन्न भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। जीवाणु भी आकार में छोटे होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भी भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी जीव के भीतर ही प्रजनन करते हैं। परपोषी मतलब जो बाहर से खाना लेते हैं। ठीक है, आगे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव पौधों जंतुओं के अपशिष्ट को सरल घटकों में विघटित कर देते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मटर, सेम, मसूर जैसी फलियों की मूल ग्रंथियों में रहते हैं और नाइट्रोजन अवशोषण करते हैं और मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। ईस्ट खमीर एक प्रकार का कवक है। इसका उपयोग पाव रोटी हो गई, अपने पाव रोटी होती है ना, ठीक है, केक हो गया, ब्रेड पेस्ट्री हो गई, इडली हो गया, डोसा हो गया, ठीक है, और ये भटूरे हो गए, इनको फुलाने का काम भी ये करते हैं ना, ईस्ट करता है। ओके, डबल रोटी आप लोगों ने खाई है जिसे हम ब्रेड भी कहते हैं, वो भी उसके अंदर भी यही डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है। लैक्टोबैसिलस का उपयोग घर पर दही जमाने अथवा और खाद्य उद्योग में किण्वन प्रक्रिया में किया जाता है। ठीक है, अब इनके जिज्ञासा बनाए रखें और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं माय डियर हम अलग से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक अलग चैप्टर के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर आपको मतलब अलग वीडियो के अंदर लेकर आएंगे और उसमें आपको समझाएंगे। मैं समझता हूँ आप सभी ने एंजॉय किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को सही से इनके बारे में बताने की। अगले जो चैप्टर है उसके अंदर और इनके बारे में अध्ययन करेंगे और मैं आशा कर ही सकता हूँ कि आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और यदि आप लोग भी सीख रहे हैं इंग्लिश स्पोकन तो you can subscribe our YouTube channel Gyani Vidyakul, and there are many videos are uploaded by me, and you can go and search spoken English. There are approximately 300 formula are also available and our target we will make approximately 1500 formulas of spoken English। हमारा टारगेट है कि हम लगभग 1500 फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उन पर काम चल रहा है, पीडीएफ तैयार की जा रही है और पीपीटी तैयार की जा रही है। जल्द ही सभी क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, हम ये 1500 वीडियो बनाएंगे तो लगभग 1 ईयर का उसमें समय लगेगा। लगभग 300 हम डाल चुके हैं वन मंथ से 2 मंथ के अंदर, और 1500 वीडियोज जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, 1 साल पूरा 300 तो हो गए हैं, अभी 1200 वीडियो और बनाने हैं। ज़्यादा नहीं, हर 3 मिनट का वीडियो है, 3 4 5 मिनट का, मैक्सिमम 5 मिनट का वीडियो है। आप लोगों ने जाएं अपने और प्लेलिस्ट में जाके स्पोकन इंग्लिश सर्च करके मिल जाएगा आपको। ठीक है, पढ़े, एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।